सर जी फिलहाल अभी हम लोग जहाँ पे मौजूद है, एक्सक्यूज मी, ये इस जेल का नंबर 7 विंग है जिसका निचला हिस्सा है। यहाँ से अभी हम लोग एकदम ऊपर वॉच टावर तक जाएंगे। ओके, तो देखिए हर एक रूम इस जेल के अंदर इक्वल साइज का था। 13.5 फीट बाई 7.5 फीट, 13.5 बाई 7.5 फीट, 13.5 बाई 7.5 फीट की थी ये सारे रूम। इन सभी रूम में एक चीज आप लोग सिमिलर देखोगे, कॉमन देखोगे, वो है इसका लॉकिंग सिस्टम। बिल्कुल राइट हैंड साइड बाहर की ओर दिया, जहां जहां पे आप खड़े हैं ना, यहाँ से देख सकते हो। अभी आप लोग जो ऊपर जो होंगे, ये सारे रूम्स का लॉक सिस्टम आप लोग ऑपरेट करके देख सकते हो। ओके, ऊपर से फुल, अभी यहाँ पे थोड़ा खराब है, ऊपर के आप लोग ऑपरेट करके देख सकते हो। बिल्कुल बाहर की ओर बनी हुई है, ताकि अगर कोई कैदी अंदर मौजूद, उनके हाथ में चाबी भी मिले तो क्या होगा, अंदर से हाथ बाहर तक पहुंच नहीं पाएगा खोलने के लिए। ओके, अब देखिए किसी भी रूम में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं था। सर आप लोग सुन लीजिए, बाद में फिर डाउट हो जाएगा। सर एक्सक्यूज मी, आदि ഇവിടെ കേൾക്കണം, പിന്നെ പോണം. കം ദിസ് സൈഡ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും, വരണം ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഓക്കെ, सो किसी भी रूम में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं होता था। इनको रूम के अंदर एक छोटा सा वुडन बेड, एक ब्लैंकेट, खाना खाने के लिए एक बर्तन, पानी पीने के लिए छोटा सा एक बाउल और एक मिट्टी का घड़ा, जो क्ले पॉट होता है ना, अर्थन पॉट, ये इनको रूम में प्रोवाइड होती थी। तो जनरली जब मॉर्निंग आवर्स में रूम से बाहर लाते थे उनको, उस दौरान हर विंग के सामने में ओपन शेड भी था, जिसपे 15 से 20-25 कैदी टॉयलेट, बाथ ये सारे यूज करते थे। लेकिन जब शाम को एक बार अंदर लॉक हो गया, उसके बाद अगर इनको टॉयलेट वगैरह करनी है तो उसी क्ले पॉट को यूज करना था, उसी मिट्टी के घड़े को यूज करते हुए थ्रू आउट नाइट उस गंदगी में रहना होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसका क्लीननेस वगैरह होगा। अब देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर का था सेलुलर जेल। इन तीनों फ्लोर पे मेन एंट्रेंस वहीं से था, जो एंट्रेंस अभी वहां से जाएंगे, अभी हम लोग वही मेन एंट्रेंस है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, पहला जो रूम बनाया फर्स्ट सेल, यहां से अभी आप लोग जाएंगे तो देखेंगे फर्स्ट जो सेल है उसका लॉकिंग सिस्टम डोर सब इससे अलग बनाया। ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, तो वो गार्ड्स के लिए होता था पहला रूम, क्योंकि कोई भी यहाँ से अप एंड डाउन करेगा तो इजीली वो लोग वॉच कीप कर लेते थे। इसलिए फर्स्ट रूम गार्ड्स के लिए बनाया गया, जमादार जो भी थे वहां पे रहते थे, बाकी सब फ्रीडम फाइटर्स वगैरह रखा जाता था। यहाँ पे जो फर्स्ट रूम है, इस रूम के अंदर एक फोटोग्राफ मौजूद है, जिनका नाम है सचिंदर नाथ सान्याल जी। इनको भी अंडमान के अंदर 2 बार सजा के तहत लाया गया था। उस रूम के अंदर एक बेड भी रखा हुआ, एक कंबल है, यूटेंसिल्स वगैरह है। सेम ऊपर वीर सावरकर जी के रूम में भी है। तो पूरे जेल के अंदर आप लोग सभी रूम तो विजिट कर सकते हो, लेकिन सैंपल्स अगर देखना है तो यहाँ पे नीचे रूम में है और ऊपर रूम में है। तो जिनको बहुत ज्यादा चलने में दिक्कत है, थोड़ा सीढ़ी वगैरह नहीं चल सकता, ये लोग यहाँ पे देख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा सभी को ऊपर आने के लिए। तो हर एक रूम में जो बेड आपको, ये जो दोनों रूम में जो बेड वगैरह दिखाई देगा, यहाँ पे जो सैंपल्स के तौर पर रखा हुआ है, इसको बहुत वेटलेस है, कम से कम 30-40 केजी के अंदर का ही है वेट जो रखा हुआ है यहाँ का बेड जो है। लेकिन उस दौरान जब यहाँ पे बेड वगैरह देते थे ना रूम्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा हैवी वेट होता था, मतलब ये करीब 60-70 केजी का होता था, ताकि कोई अकेला इसको उठा के वेपन की तरह यूज ना करे। ओके, तो अभी फिलहाल आप लोग सैंपल जो दिखेगा वो बहुत लाइट वेट वाला रखा हुआ है। ജയിലിൻ്റെ 3 നിലകളിലായി ആകെ 686 സെല്ലുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആമുഖത്തോടുകൂടെ ജയിലിലെ മറ്റു കാഴ്ചകളിൽ फिलहाल अभी हम लोग जहाँ पे मौजूद है, ये जेल का सेंट्रल टावर का निचला हिस्सा है। मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सेंट्रल टावर के नीचे के हिस्से में है। तो ब्रिटिश द्वारा जब इस जेल बनवाया गया, उस पर इसके अंदर टोटल 7 विंग्स था, आप लोग देख सकते हो। 7 विंग्स कैसे देख रहे हैं, मॉडल जो लोग रिप्लिका आगे नहीं देखा वो लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके एक छोटा सा मॉडल आगे भी रखा हुआ है, तो ये बड़ा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो इसमें आप लोग नोटिस करोगे टोटल 7 विंग्स है। ओके, अब अगर नोटिस करोगे 7 विंग्स का साइज देखिए डिफरेंस है। किसी का साइज बहुत बड़ा है तो किसी का बहुत छोटा है ना। क्या कारण था, जेल बनने से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ अटलांटा पॉइंट बोलते हैं इसको। पहाड़ को काटा गया, सी लेवल से 60 फीट लेवल करते हुए उन्होंने जेल को बनवाया गया। उस दौरान उनको जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल था, उस हिसाब से विंग्स को बड़ा और छोटा बनाया गया। इसीलिए नंबर ऑफ सेल्स हर विंग्स पे अलग था, बट साइज ऑफ द सेल इक्वल था। 13.5 फीट बाई 7.5 फीट के सारे लोग। ओके, अब जो 3 मौजूदा विंग है, जिसमें मैंने आपको 1 और 7 नीचे दिखाया था, राइट। 1 और 7 आप लोगों ने देखा था। नंबर 6 अभी आप लोग ऊपर जाएंगे तो नंबर 6 भी दिखाई देगा। तो 3 जो विंग्स बचा हुआ 1, 7, 6, बाकी के 2, 3, 4, 5, ये 4 को मैंने बताया ना रिमूव करके
यहाँ पे अभी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया गया जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल। तो ऊपर से भी आप लोगों को क्या क्या दिखाई देगा, एक वॉच टावर, फिर 3 रूम दिखाई देगा विंग्स के, इस तरफ पे पूरा हॉस्पिटल, फिर समुद्र और कुछ आइलैंड्स भी दिखेगा। ओके, तो अभी हम लोग सीधे यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जाते हुए और आते हुए जिन सीढ़ियों को यूज करते हुए अभी आप लोग जाएंगे, आगे की ओर जब भी जाएगा सर बचा के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अभी आगे डोर है सबका हाइट छोटा, मेरा हाइट वाला के लिए ठीक है, जिनका ज्यादा हाइट है सर। ജയിലിലെ 1-ാം നിലയിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം. ഇവിടെ ജയിൽ പുള്ളികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സെല്ലുകളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നാം നടന്നു പോകുന്ന പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ഇവിടെ ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നവരുമായ ജയിൽ പുള്ളികളുടെയും തടവുകാരുടെയും നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരുടെയും വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. फिलहाल अभी हम लोग जहाँ पे मौजूद है, ये एक्चुअली जेल का सेंट्रल टावर का बीच केस है। सेंट्रल टावर का बीच केस है। अब इसी सेंट्रल टावर के साथ सारे विंग्स को जोड़ने के लिए बीच में देखिए कनेक्टिविटी है। तो ये कनेक्टिविटी अभी परमानेंटली इसको फिक्स कर दिया गया, अदरवाइज से रिमूवेबल था, डिटैचेबल था। कभी जरूरत पड़े तो इसको हटाने के हिसाब से बनवाया गया। इससे क्या फायदा था कि सोचिए अगर किसी रात के बाद एक विंग के अंदर कुछ असंतोष पैदा हुआ तो इस विंग वाले क्रॉस करते हुए यहाँ पे और यहाँ से दूसरे पे जा नहीं पाएगा। मतलब मिनिमम गार्ड मैक्सिमम इनमेट, उस हिसाब से प्लान करते हुए इसको बनवाया गया। टोटल ये जो 7 विंग्स था, इन 7 विंग में एक और सिमिलरिटी था, वो था ऊपर के लास्ट रूम, यानी कि सेकंड फ्लोर लास्ट रूम, यहाँ पे ना डबल डोर सिस्टम थी। डबल डोर मतलब एक जो मैंने अभी आपको डोर बताया नीचे लॉकिंग सिस्टम के बारे में, वो अभी आप लोग यहाँ से जब जाएंगे तो इसको ऑपरेट करके देख सकते हो। ओके, एक जो है एडिशनल बालकनी में एक्स्ट्रा डोर है, आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। ജയിലിലെ സെൻട്രൽ ടവറിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഈ ജയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൈഡിൻ്റെ വിവരണം കേൾക്കുന്നത്. 7 ടവറുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരു സെൻട്രൽ ടവർ ആയിരുന്നു ഈ ജയിലിനുള്ളത്. കാരണം ഏത് ടവറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും ഏത് സെല്ലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും ഈ സെൻട്രൽ ടവറിൽ കൂടി മാത്രമേ ആ ടവറിലേക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിലേക്കോ പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ സെൻട്രൽ ടവറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഈ ഓരോ ഫ്ലോറും ഒരു പാലം എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഈ സെൻട്രൽ ടവറുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാത്രി പാളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ കാവൽക്കാർക്ക് ആ പാലം മാറ്റിവെക്കുകയോ മടക്കി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻട്രൽ ടവറുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഈ സെല്ലിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഈ പാലം ഘടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സെല്ലിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള അന്തേവാസികൾക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അത്ര വിദഗ്ധമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു ജയിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഇവിടെയുള്ള അന്തേവാസികളെയും കുറ്റവാളികളെയും നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കുന്ന വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു ജയിൽ ആയിരുന്നു ഇത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം മനുഷ്യത്വം മരവിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ടൂർ ഗൈഡ് വിവരിച്ചു തരിക. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നാട് കടത്തപ്പെട്ട് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കുറ്റവാളികൾ, അവർ കുറ്റവാളികൾ ആയിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരായിരിക്കട്ടെ, ആരായിരുന്നാലും അവരെ അടിമകളെപ്പോലെ കാണുകയും കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യിക്കുകയും ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന് അവരെ ഇരയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത്.
ഇവിടുത്തെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടായ ഭാര്യയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവമേയുള്ളൂ, എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു അതിക്രൂരനായ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു ബാരി എന്ന് പറയുന്ന ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്. യാതൊരു മനുഷ്യത്വവുമില്ലാതെ ഇവിടെ വരുന്ന അന്തേവാസികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവും ഈ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ജയിലിൻ്റെ ഓരോ തൂണുകൾക്കും ഓരോ കല്ലുകൾക്കും ഇവിടെ വീശുന്ന കാറ്റിന് പോലും രക്തത്തിൻ്റെ മണവും ചോരയുടെ ഗന്ധവും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണീരിൻ്റെ കഥകളും മാത്രമേ പറയുവാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ അനേകായിരം വീരയോദ്ധാക്കൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർത്ത സെല്ലുകൾ ജയിലാണിതെന്നും ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സെല്ലുകൾക്കും അവരുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ കഥയാണ് പറയാനുള്ളതെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിലയെന്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ കഥനകഥയുടെ വിവരണമാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായി ഈ ടൂർ ഗൈഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് തുടർന്ന് ടൂർ ഗൈഡിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കാതോർക്കാം. देखिए फिलहाल अभी हम लोग जहाँ पे मौजूद है, ये एक्चुअली इस जेल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, वॉच टावर। तो ये वॉच टावर पहले पूरा रेड ब्रिक्स का बना हुआ था, टूटने के बाद जो है ना इसको लकड़ी का शेप दिया गया है। ये जो रखा हुआ है ये लाइट एंड साउंड शो के लिए, हमेशा सभी को इसी के बारे में डाउट रहता है। ये वुडन स्ट्रक्चर लाइट एंड साउंड शो के लिए है, शो के बाद इस पे लाइट्स को फोकस करते हुए दिखाता है। अब देखिए जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करता था, कहते कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा बेल हुआ करता था जो इस जेल के अलार्म की तरह भी यूज होती थी। ओके, अब देखिए तीन जो मौजूदा विंग है वो है नंबर 1, नंबर 7 और वो है नंबर 6। मैंने आपको नीचे मॉडल में 1 और 7 दिखाया था, और 6 देखिए यहाँ से आप लोग ऊपर से भी देख सकते हो। बाकी के 4 के जगह पे यहाँ पे ये हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का नाम जीबी पंत हॉस्पिटल। यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट, डॉक्टर, मेडिसिन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब आप लोग मेरे हाथ की ओर से आइलैंड्स पे ध्यान देंगे। ये देखिए सामने जो आइलैंड आप लोग देख रहे हैं ना, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसको पहले रॉस द्वीप के नाम से जानते थे। बिफोर इंडिपेंडेंट अंडमान का कैपिटल भी यही हुआ करता था, और एक वक्त तक इसको ईस्ट का पेरिस भी बोलते थे। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने लिए जो फर्स्ट, मैंने बताया ना, फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट जो किया, यहाँ पे इतना अपने लिए कॉलोनी बनाया उन लोगों ने, और इतने सारी चीज उस वक्त भी उन लोगों ने अवेल किया, सब कुछ था उसके अंदर। तो हाल ही में 2018 में इसका नाम बदलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया। उसके पीछे एक कारण है, आप लोग सुना होगा आईएनए के बारे में, आजाद हिंद फौज। तो देखिए 29 दिसंबर 1943 में आजाद हिंद फौज की तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे। एक स्टेट हेड के लेवल से यहाँ पे पहुंचे थे सुभाष चंद्र बोस जी, क्योंकि यहाँ पे जापानीज ये था, ऑक्यूपेशन था। तो 30 दिसंबर 1943 में उन्होंने अंडमान के अंदर आजादी के प्रति पहला झंडा लहराया था। और उस वक्त जितने भी पॉपुलेशन था यहाँ पे, कन्विक्ट सेटलमेंट हो, फ्री स्कीम के हिसाब से लाए लोग हो, उन सभी के सामने एड्रेस करते हुए उन्होंने अंडमान का नाम स्वराज और शहीद घोषित किया था। ओके, तो उसी का जो है अभी 2018 में 75वां साल गिरा था, 75 ईयर कंप्लीट हुआ 2018 में। तो पूरे भारतवर्ष उसको सेलिब्रेट किया था, पूरे इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया। साथ साथ हम लोगों ने भी अंडमान में इसको बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट किया। तो उसको जब सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट किए थे, तो यहाँ पे एक फ्लैग पॉइंट का इनॉग्रेशन किया गया। देखिए वो जो देख रहे हैं आप लोग, उस फ्लैग पॉइंट को भी उसी दिन इनॉग्रेट किया, उनको डेडिकेट करने के लिए। और साथ यहाँ सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। और साथ ही साथ उसी दिन इस आइलैंड का नाम बदलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया। और ये जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है नील और हैवलॉक, उसका भी नाम उसी दिन बदलते हुए स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप रखा गया। ये सब जो है वही 75 ईयर जब कंप्लीट हो सेलिब्रेशन में किया गया। वो जो आप लोग देख रहे हैं वो है नॉर्थ पे, नॉर्थ पे जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ले जाते हैं। और भारत के जो पुराने 20 रुपए के नोट, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, लाल वाली जो नोट है उसके पीछे एक लाइट हाउस है, वही लाइट हाउस यहाँ से देख पा रहे हैं रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप्स पे। अब इस तरफ में देखिए, यहाँ पे मेरे हाथ पे ध्यान देंगे, फटाफट फटाफट दिखाई देगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है माउंट मणिपुर। आप लोग नेट पे वगैरह सर्च करोगे ना, इसका नाम माउंट हैरियट दिखाई देगा। लेकिन 2021 में जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे विजिट किए थे, उन्होंने
इस जगह का नाम को बदलते हुए माउंट हैरियट से माउंट मणिपुर रखा गया। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। आप लोगों ने सुना होगा एंग्लो मणिपुर वॉर के बारे में। 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, जो ब्रिटिशर्स और मणिपुरियों के बीच में हुआ था। बहुत सारे मणिपुरियों को उस वक्त ब्रिटिशर्स मार दिए थे और बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को भी मणिपुरियों ने मार दिया था। अब क्योंकि उस वक्त राजा लोग का शासन होता था, तो उनका जो लास्ट राजा जो बचा हुआ था, उनको ब्रिटिश अरेस्ट करते हुए काला पानी की सजा सुनाया गया। तो उस वक्त ये सेलुलर जेल अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसीलिए उनका जो लास्ट राजा है उनको सजा दिया गया माउंट हैरियट में। तो मणिपुर सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रोच था कि जहां पे उनका लास्ट राजा को सजा दिया गया, उस जगह का नाम को बदलते हुए माउंट हैरियट से माउंट मणिपुर रखा जाए, ताकि फ्यूचर जनरेशन को पता चले। इसीलिए 2021 में जब होम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट किए तो इस जगह का नाम को बदलते हुए माउंट मणिपुर रखा गया। उस तरफ में देखिए एक जहाज खड़ी हुई देख पा रहे हैं आप लोग, ये समुद्र के उस तरफ एक व्हाइट वाली जहाज खड़ी हुई है, कुछ रेड शीट्स वगैरह दिखाई देता है। देखिए उस एरिया का नाम है होप टाउन। ब्रिटिश हिस्ट्री में होप टाउन का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंस पे लिया गया, क्योंकि इंडिया का जो 4th वाइसरॉय था लॉर्ड मायो, उनका असोसिनेशन वहीं पे हुआ था। 8 फरवरी 1872 में शेरली द्वारा उनका असोसिनेशन वहां पे किया। उसके बाद में ब्रिटिशर्स शेरली को अरेस्ट करते हुए वाइपर द्वीप के अंदर फांसी पे चढ़ा दिया गया। ओके, 2 मिनट और लूंगा। देखिए जाने से पहले इस जेल का नाम सेलुलर जेल क्यों रखा गया? लॉर्ड्स ऑफ सेल्स की वजह से। एक रूम को यहाँ पे एक सेल बोला जाता है। जेल के अंदर पूरे 693 सेल्स थी। मल्टीपल सेल्स की वजह से इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। और किसी ने पूछा था काला पानी किस लिए बोलते हैं, तो काला पानी का सजा क्या है? एक्चुअल जो वर्ड है वो है काल पानी का सजा। काल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है टाइम, समय, डेथ। यानी कि वंश अगर यहाँ पे किसी को भी लाया गया तो यहाँ से उनका बच के जाना नामुमकिन था, उनका मौत यहाँ पे निश्चित था। इसलिए इसको काल पानी की सजा बोलते थे, लेकिन टाइम चलते जाते लोगों ने इसको काला पानी बना दिया। तो देखिए जेल का मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया है। अगर आप में से किसी को कुछ डाउट बनता है 2 मिनट में यहाँ पे हूँ, पूछ सकते हो। जाने से पहले आप लोग सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जब भी आजकल किसी के साथ भी आता हूँ ना, तो बार बार रिपीट करता हूँ, तो आप लोग से भी करूंगा। आप लोग जब भी यहाँ से वापस जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, बंगाल, पंजाब, असम, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र, कहीं से भी भारतवासी हो, आपके घर परिवार में जो या फ्रेंड सर्कल में जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये व्हाट्सएप और फेसबुक वाले, प्लीज इन बच्चों को एटलीस्ट जरूर बताइए कि भारत कितने तकलीफ से आजाद हुआ। क्योंकि जिन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग उनको लाइफ टाइम सैल्यूट करते हैं। ये जो करना भी चाहिए। ये जो अनसंग हीरोज के बारे में मैंने बताया, उन बच्चों को जरूर बताइए, ताकि उनको आजादी के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा रहेगा। क्योंकि बच्चे लोग सोचते हैं ना, नया जनरेशन की इंडिपेंडेंस ऐसे मिल गया, ऐसा नहीं मिला। कहीं हजारों फ्रीडम फाइटर्स कुर्बानी दी, जिसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, है ना। और दूसरी चीज, प्लीज जितने भी दिन आप लोग अंडमान में है, अंडमान को साफ सुथरा रखिए और पूरे भारत को भी साफ सुथरा रखिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। സെല്ലുലാർ ജയിലിൻ്റെ 3 നിലകളിലുള്ള ഓരോ മുക്കും മൂലയും കണ്ടതിന് ശേഷവും അതിൻ്റെ ചരിത്രവും കരയിപ്പിക്കുന്ന കഥകളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെയും വിവരണത്തിലൂടെയും കേട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വീർ സാവർക്കറെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സെല്ലുലർ ജയിലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോകളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളും ബെഡ്ഷീറ്റുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ സെല്ലുലർ ജയിലിൻ്റെ കരയിപ്പിക്കുന്ന കഥകളും മനസ്സിൽ പേറി സെല്ലുലർ ജയിലിനോട് വിട പറഞ്ഞ് നാം മറ്റ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.